Hello everyone, welcome to PE Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेस्ट बुक कौन सी अवेलेबल है कॉमर्स एग्ज़ाम के लिए एंड ऑल्सो फॉर पेपर वन। एंड मैंने जो है वीडियोस पे कुछ कमेंट देखे थे लास्ट वीडियोस पे कि मैं अपने JRF को क्रैक करने की स्ट्रेटजी शेयर करूं या कोई टिप्स या ट्रिक्स ऐसे शेयर करूं जो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए यूज़फुल हों। सो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवा दूं। सो माय नेम इज़ प्रीति अहलावत। आई एम क्वालिफाइड फॉर NT-NET कॉमर्स इन जून 2019 एंड देन मैंने दिसंबर में अटैम्प्ट दिया था। दिसंबर में मेरा JRF हुआ था 99.50 परसेंटाइल। अब कौन सी बुक्स से हुआ या कैसी स्ट्रेटजी थी वो डिस्कस करते हैं। क्रैक करने के बाद जब आप नेट क्लियर कर लेते हो तब आपको कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट मिलता है जो लेफ़्ट साइड वाला है। एंड JRF करने के बाद JRF अवार्ड लेटर मिलता है, जैसे राइट साइड में इसमें मेंशन होता है बिल्कुल ऐसे कि आपको कितनी फेलोशिप इसके बाद मिलने वाली है इसको क्रैक करने के बाद। सो बेस्ट बुक की बात करते हैं कि किनसे आप अगर सेल्फ स्टडी से भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कैसे कर सकते हो बेस्ट टू बेस्ट। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो मैं पर्सनली रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लें। लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये बुक्स ज़रूर ले लें, या फिर पेपर वन के लिए इनको रेफ़र कर सकते हो। पेपर टू के लिए आपकी जो UG की बुक होती हैं एंड जो PG की बुक होती हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल रहेंगी। सो अगर आप मार्केट से किसी अदर राइटर की लेते हो तो आपने देखा होगा MCQ में बहुत मिस्टेक्स मिलती हैं। सो इससे बेटर है कि आप अपनी UG और PG की बुक्स को रेफ़र करो पेपर टू के लिए। और पेपर वन के लिए इनसे बेस्ट बुक कोई नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने मैम की बुक से खुद मैंने पढ़ा है। इनसे बाहर से कुछ भी नहीं पूछा गया एग्ज़ाम में, ईच एंड एवरीथिंग इसमें जो है कवर किया गया है। एंड ये अपडेटेड बुक्स आई हैं मैम के बाद में। जब हमारा एग्ज़ाम हो रहा था उसे ठीक 15 दिन पहले ही मैम की बुक लॉन्च हुई थी। हमारे टाइम पे बुक नहीं थी, बट थैंकफुली कि मैम का जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन था उस पर सब कुछ अवेलेबल था और सेम वही जो है इन बुक्स में है। सो आप सेल्फ स्टडी से इन बुक को रेफ़र करके कर सकते हो, ये अमेज़ोन पर अवेलेबल हैं। सो अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको हेल्प करेंगे। क्या आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है और क्या याद रखना चाहिए। सबसे पहले तो अगर हम पेपर टू की बात करें, पेपर वन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पेपर टू के बारे में अगर बात करें कॉमर्स के बारे में, तो आपको क्या क्या जो है इम्पोर्टेंट है जो उसमें से याद रखना चाहिए, या फिर ये बात पेपर वन पे भी लागू होती है। जैसे कि पेपर वन में आपको पता है रिसर्च एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड ये कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ ही जैसे हायर एजुकेशन है उसमें जनरल अवेयरनेस आ जाती है, पीपल एंड एनवायरनमेंट से जनरल अवेयरनेस आ जाती है। एंड जो रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग ईजी है, काफ़ी ईजी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो वो बिल्कुल स्कोरिंग यूनिट है एंड मेरी तो मोस्ट फेवरेट थी वो यूनिट। एंड सेम ऐसे ही कि जो मैथमेटिकल रीजनिंग है वो DI है, उसमें सेम कॉन्सेप्ट ये रहता है कि अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो। जो पेपर वन होता है वो स्कोरिंग होता है, या हो सकता है कि किसी को वो टफ लगता हो, लेकिन जो पेपर टू होता है वो हमारा अपना जो हम 12th से पढ़ते आ रहे हैं वो होता है। सो इम्पोर्टेंट ये है कि आपका कौन सा पेपर आपके लिए स्ट्रॉन्ग है। अगर वो पेपर वन है तो आप पेपर वन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। एंड पेपर टू के लिए अगर आपके पास एजुकेटर अवेलेबल नहीं है या कुछ और रीज़न है तो आप अपनी सेल्फ स्टडी से कीजिए। या इसके साथ ही पेपर टू आपका स्ट्रॉन्ग है तो वो भी बेस्ट है। मेरा पेपर टू काफ़ी स्ट्रॉन्ग था पेपर वन के कंपैरिजन में। सो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करते हैं पेपर टू के लिए। पेपर टू में जैसे आपको पता है कि एक तो कोई भी अगर थ्योरीज़ हैं तो उनके फाउंडर नेम पूछे जाते हैं कि इसने ये थ्योरी जो है वो दी थी इस तरीके से, वो सभी आपको पता होने चाहिए। अगर नोट्स बनाने की बात करें तो नोट्स ऐसे नहीं है कि आप जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हो तो बहुत बड़ा बड़ा उनको लिख रहे हो या फिर सारी डिटेल आप कॉपी में नोट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जो एग्ज़ाम टाइम में आपको बिल्कुल हेल्प करे, बिल्कुल क्रिस्प नोट बनाने हैं जिसमें सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे मैंने बनाए हुए थे वो स्ट्रेटेजी ये थी कि पहले क्या किया, सारे आपने टॉपिक्स कवर करने हैं। मेरे पास तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन था, सो उसमें जो है पहले लाइव क्लास लेना, लाइव क्लास के बाद थोड़ी देर बाद PDF को पढ़ लेना, एंड उसमें कोई डाउट रह जाता है तो उसके बाद फिर से क्लास ले लेना। लेकिन अगर आपको सेल्फ स्टडी से करना है तो आप पहले अपनी बुक से टॉपिक्स को पढ़िए अच्छे से, उसके बाद
कोशिश कीजिए कि आप उसके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सोल्व कर पाओ। अगर उसमें से आप एमसीक्यू सोल्व नहीं कर पाते हो तो आप दोबारा से उस टॉपिक को पढ़िए। जब तक आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाता तब तक उस टॉपिक को छोड़िए मत, उसको पूरा कवर कीजिए एंड देन एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही आपकी यूनिट कवर होती है उसके बाद उसके एमसीक्यू एंड देन सेकंड यूनिट, उसके बाद ही कोई नेक्स्ट यूनिट लीजिए या फिर रैंडमली कोई टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए। अगर ऐसा है कि आप एक बारी में एक यूनिट नहीं पढ़ना चाहते हो तो रैंडमली भी अपने टॉपिक्स ले सकते हो या फिर टारगेट स्टडी कर सकते हो। अब टारगेट स्टडी का क्या मतलब है, ये मेरा खुद का था कि मैं टारगेट स्टडी करती थी। जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मैंने ये वाली यूनिट करनी है तो मतलब करनी है, और उसके बाद क्या है कि अगर आप अपनी टारगेट स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाती हो तो आपके जो बाकी काम है ना, बेशक आपके कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना ही क्यों ना पड़े, आपको अपनी नींद क्यों ना सेक्रीफाइस करनी पड़े, आप करो। लेकिन उस जो आपने टारगेट रखा था अपनी स्टडी का वो एक दिन के लिए कंप्लीट करो। ऐसे ही फुल मंथ का बनाते हुए जितने भी दिन का आपने बनाया है डेली टारगेट स्टडी करो और वैसे ही उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या रहते पेपर 2 में, जैसे फाउंडर नेम है वो आपने थ्योरी के लिख लिए। मॉडल्स जैसे बीसीजी मॉडल, एडा मॉडल, जितने भी मॉडल्स के नेम आते हैं इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो आपने लिख लिया किसने दिए थे एंड इनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, बात क्या बोली गई है वो आपने नोट डाउन करनी है। एंड जैसे पॉलिसीज़ के बारे में पूछा जाता है, जैसे रेगुलेटरी पॉलिसी मींस फिजिकल पॉलिसी है या फिर मॉनेटरी पॉलिसी है या जितनी भी पॉलिसी आती हैं एफडीआई पॉलिसी है, इनके एक तो रेगुलेटरी बॉडी क्या है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका मेन फंक्शन क्या है। देखिए अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो तो आपको लगेगा कि आपने सब कुछ लर्न किया है, लेकिन इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपने नॉर्मली सब कुछ रीड किया, सब कुछ लर्न किया एक टॉपिक के बारे में, लेकिन एग्ज़ाम में आपसे एग्जैक्टली ये पूछा गया कि इस पॉलिसी का बिल्कुल मेन फंक्शन बताओ क्या था या फिर इसका मेन ऑब्जेक्टिव बताओ। अब आपने इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स के पढ़े हैं लेकिन आपको ये नहीं पता था कि एग्ज़ाम में मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की जाएगी। सो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो उनको टैकल करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके ही हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करो और वैसे ही तरीके के नोट्स बना पाओ जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो सिर्फ। सो एस्टैब्लिशमेंट ईयर, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुई है तो उनके ईयर मेनली पूछे जाते हैं, जैसे WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, जितनी भी यूनिट्स में आते हैं उन सभी को नोट डाउन करो। कमेटी जितनी भी बनती हैं, कमीशंस जितने बनते हैं, आपने नोटिस किया होगा तो बैंकिंग के जो यूनिट है उसमें कितनी सारी कमेटीज़ हैं एंड देखो हर बार उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब नॉर्मली ऐसा होता है कि इतनी सारी कमेटीज़ हर कोई याद नहीं रख सकता, लेकिन अगर आपको पहले दिन से पता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो कि अगर हर रोज़ 2-4 कमेटी याद कर लेते हो और ऐसा करके आपने जो है सारी कमेटी लर्न भी कर ली और उसको बाद में एग्ज़ाम टाइम में आप दोबारा से एक बार रिवाइज कर भी लेते हो तो मैचिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैचिंग में देख के वैसे भी याद आ जाता है। सो इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि आपको पहले से पता हो एग्ज़ाम में पूछा कैसे जाएगा ताकि आप उसी तरीके से प्रिपेयर कर सको। अब कोई भी जो फंक्शन होता है उसकी प्रोसेस पूछी जाएगी, जैसे कि आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, या फिर आपका जो प्राइसिंग पॉलिसी है उसके लिए आप कैसे सेट करोगे उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, उसके स्टेप्स क्या रहेंगे, स्टेप्स को रीअरेंज करो। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही जो है आप अपने नोट्स में सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन कर सकते हो। एंड इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला, जैसे अकाउंटिंग में है, फाइनेंस में है, स्टैटिस्टिक्स में है, इनकम टैक्स में है। सिंपली इतने ज़्यादा लेंथी जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते एग्जाम में, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में आपने देखा होगा कि मैचिंग में फॉर्मूले पूछे जाते हैं। एक तरफ जैसे टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, क्रुस्कल पॉलिसी, ये सभी जो हैं एक तरफ लिखे होते हैं और इनको मैच करना होता है कि ये इसका फॉर्मूला क्या है या फिर इनके जो उनके बारे में दिया गया होता है, उनके डेफिनेशन वगैरह डिफ़ाइन करके आगे दी होती है, उनको मैच करना होता है। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब चाहे वो फॉर्मूला इनकम टैक्स के हों, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के हों या किसी के भी हों, वो सब आपको लर्न होने चाहिए। उनको आप डे 1 से ही लिखना स्टार्ट कर दो। एंड जैसे आपने आज 10 फॉर्मूले लिखे, उनको लर्न किया, आगे 2-4 दिन बाद एक बार फिर से उन पे नज़र मार लो ताकि वो आपको एग्ज़ाम तक बिल्कुल ऐसे ही याद रहें, भूलो ना आप उन्हें। ऐसे ही एक्ट्स एंड आर्टिकल इम्पोर्टेंट है,
जीएसटी का एक्ट है, सेल्स एक्ट है, कंपनी एक्ट है, जितने भी एक्ट हैं वो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उनके आर्टिकल तक पूछ लिए जाते हैं या फिर सेक्शन पूछे जाते हैं। अब ये हैं तो बहुत बारीकी चीज़ें, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। सो इनके लिए ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम से जस्ट पहले उनको रीड करोगे और इतने सारे सेक्शन और एक्ट आपको याद हो जाएंगे। उसके लिए आपको पहले से इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी कि जितना टाइम पहले से आपने उनको नोटिस किया है, अपने हाथ से लिखा हुआ है, नोट्स बनाए हैं एंड उनको रीड करते रहो टाइम टू टाइम, तो वो आपको एग्ज़ाम तक अच्छे से याद रहेंगे। ऐसे ही जितने भी जैसे बैंक्स हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन से हैं, उनके मेन फंक्शन, या फिर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक्स हैं, सबके हेडक्वार्टर कहाँ है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो मेनली मैं यही बताना चाहती हूँ कि आपको जो है यही करना है एग्ज़ाम में कि उसके लिए अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत बड़े नोट्स बनाने की बजाय क्रिस्प नोट्स बनाओ, ताकि एग्ज़ाम से ठीक पहले 1 दिन या 2 दिन में आप उन सारे नोट्स को कवर कर पाओ अच्छे से। बिल्कुल बहुत ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं बनाने, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में क्लियर रखना है। अब जैसे आगे सिलेबस गिवन है तो सिलेबस में आपको बस ये देखना है कि सबसे ज़्यादा जो है रिपीटेड टॉपिक कौन से हैं। वैसे तो एनटीए का अभी कुछ भरोसा है नहीं, कुछ भी कहीं से भी उठा के पूछ लेते, लेकिन फिर भी जो बिल्कुल हर साल रिपीट हो रही हैं उन टॉपिक्स को आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो। जैसे कि ये होता है कि फिस्कल पॉलिसी या फिर मॉनेटरी पॉलिसी, आप किसी भी ईयर का जो है क्वेश्चन पेपर देख लेना, उसमें इनसे 100% कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सिर्फ फिस्कल पॉलिसी पूछा जाएगा। वो ऐसे कर देते कि 3-4 स्टेटमेंट मिक्स कर दी, फिर उनमें से पूछ लिया कौन सी करेक्ट है, इनमें से कौन सी या फिर इनकरेक्ट है, इस तरीके से। सो वो बिल्कुल पूरे सिलेबस को कवर करते हैं आपके, लेकिन एग्जैक्ट आप ये नहीं कह सकते कि इस टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा या इससे पूछा जाएगा। सो इम्पोर्टेंट सब कुछ है, लेकिन ज़्यादा फोकस आप उन पे कर सकते हो जो मोस्ट रिपीटेड हैं। एंड इसकी जो हेल्प मिलेगी वो किससे मिलेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। जितना ज़्यादा ज़रूरी है आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको पता हो एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि हम सब कुछ पढ़ तो लेते हैं, सेल्फ स्टडी से सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन यही नहीं पता होता कि एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा। जब एग्ज़ाम में जाते हैं, देखते हैं, तो एक अलग ही लेवल का एग्ज़ाम लगता है हमें कि पता नहीं तो किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके लिए पहले से प्रिपेयर करना ज़रूरी है। सो जैसे ये बिजनेस एनवायरनमेंट की यूनिट है, इकोनॉमिक सिस्टम से जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जैसे अभी चेंज हुआ है, नया आया है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फेमा से भी पूछे गई हैं, सीएसआर से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड ग्लोबलाइजेशन इट्स ड्राइवर, जितने भी ये हाईलाइट किए गए हैं इन सभी से जो है मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। एंड इनमें से मैंने मोस्टली जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं उन पे वीडियोज़ भी डाली हैं। WTO है, हो ही नहीं सकता कि जैसे WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनसे कोई क्वेश्चन आए ना किसी ईयर एग्ज़ाम में, हर बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इनको कवर कर सकते हैं। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जो हाईलाइट है इसमें, जैसे इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे एडमिशन होती है तो ये रेशो थी उनकी, बाद में कोई रिटायर होता है तो उनकी जैसे सेक्रीफाइस रेशो निकालो, गेनिंग रेशो निकालो। इजी हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप इजीली अगर फॉर्मूला पता है तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। एंड फॉरफीचर और री इशू वाले में भी यही है, जैसे कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर इतने शेयर जो है अलॉट हुए थे, फिर उनको फॉरफिट कर लिया गया, एंड देन उसके बाद जो है कितने जो है कैपिटल रिजर्व में जाएंगे या फिर कितना जो है फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एंड मार्जिनल कॉस्टिंग से भी डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट से, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, बजटरी कंट्रोल से, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग, JIT जैसे जस्ट इन टाइम, ये भी मैचिंग में एक बार पूछा गया था। रेशो एनालिसिस, इनमें फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं मैचिंग में। कैश फ्लो एनालिसिस एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इसमें भी जैसे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, 2 फॉर्मूले गिवन है तो किसने कौन सा फॉर्मूला दिया था, ये पूछा गया है। इस तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये भी आपने देखा होगा कि हर बार एग्जाम में इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 1 है वो किसके लिए है, 10 है वो किसके लिए है, एंड 16 है वो किसके लिए है, वो मैच करने में आता है। सिंपल होते, ईजी होते हैं क्वेश्चन, इनसे पक्का पूछा जाता है।
बिजनेस इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हर बार क्वेश्चन इनसे आते हैं। जितने भी हाईलाइट टॉपिक हैं इनसे हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो टॉपिक मोस्ट रिपीटेड होते हैं एग्जाम से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, उनका आइडिया हमें मिल जाता है, वो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस फाइनेंस में लीज फाइनेंसिंग से ऐसे स्टेटमेंट में देखे कि लीज फाइनेंस के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या कौन सा इनमें से एक इनकरेक्ट है। इस तरीके का कॉस्ट एंड कैपिटल जैसे इनमें से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैपम मॉडल, जैसे कैपम का फॉर्मूला भी आया था या उससे कैपम से सोल्व भी करना आया था। एंड जैसे डिविडेंड के लिए जो फॉर्मूले हैं, गॉर्डन मॉडल है, ये सभी के फॉर्मूले पूछे गए थे या फिर मैचिंग में पूछे गए थे। एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसकी जो थ्योरीज हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिविडेंड डिसीजन थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। नोट्स बनाने के टाइम पे क्या करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, फॉर्मूले एंड उसके साथ इनके इम्पोर्टेंट सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोटिस करना है। इसके अलावा ज़्यादा बड़ा लिखने का कोई बेनिफिट है नहीं। एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको सारे फॉर्मूले पता हों, क्योंकि फॉर्मूले एक तो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर फॉर्मूलों को ही मैचिंग में पूछा जाता है। और जो ये लास्ट में गिवन है ये इंपॉर्टेंट है ही। जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ये भी हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो मैचिंग में पूछे जाएँ या फिर इनकी जो अजम्पशन होती हैं उनको मैच करने के लिए पूछा जाए। नॉर्मल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पक्का क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेस थ्योरम या फिर कोरिलेशन रिग्रेशन, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्क्यूनेस, डिस्पर्जन, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। एंड जैसे सैम्पलिंग डेटा ऑफ कलेक्शन के बारे में, प्राइमरी सोर्सेज, देखो फर्स्ट पेपर में तो ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में, लेकिन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि सेकेंडरी जो डेटा है कौन सा जो है इनमें से सोर्स नहीं है, जितने भी आपको ऑप्शन गिवन है इसमें से कौन सा सेकेंडरी सोर्स नहीं है डेटा कलेक्शन का। इस तरीके का क्वेश्चन जो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में पूछा गया था। एंड बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस की, जैसे एस्पिरिट द कोप्स है, जो हेनरी फयोल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे, उनमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट ईयर भी उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड है तो बहुत छोटी चीज़ें लेकिन एग्ज़ाम में वो पूछी गई हैं। एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो लाइन स्टाफ है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफ है फंक्शनल है, वो उनके बारे में पूछा गया है। स्पैन ऑफ कंट्रोल से भी क्वेश्चन आया है। मोटिवेशन एंड लीडरशिप, मोटिवेशनल थ्योरी तो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि मास्लो की हायरार्की थ्योरी क्या थी या फिर 3 फैक्टर थ्योरी किसकी है, इस तरीके की जो है मैचिंग में पूछी गई हैं। या सिर्फ जैसे वो हैमर वाली भी पूछी गई है कि ये किसने थ्योरी दी थी। एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स, अब एथिक्स की बात करें तो रिसर्च एथिक्स जैसे वैसे ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बिजनेस एथिक्स है, इससे भी डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे गए हैं। HRM रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, इनसे भी सक्सेशन प्लानिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जॉब इवैल्यूएशन मेथड सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल से भी जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा सारे ही टॉपिक्स ऐसे देखा जाए तो इम्पोर्टेंट, क्योंकि कोई ना कोई स्टेटमेंट उठाकर कहीं ना कहीं इससे में एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। अब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इस यूनिट में एक तो दुनिया भर के बैंक के बारे में स्टेटमेंट दे दी जाती है कि ये वाला बैंक है तो इसका मेन फंक्शन बताओ, ये वाला बैंक है तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव बताओ। तो वो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस बैंक को कब एस्टेब्लिश किया गया था, किस ईयर में किया था, एंड उसको किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर एस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि ये भी पूछा गया है। और इस बार तो बिल्कुल डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया था। RBI की हिस्ट्री तक से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जो हमने अभी तक एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जो है डीप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट RBI से पूछा गया था। एंड बेसल नॉर्म से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। NPA से पूछा गया है। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। म्यूचुअल फंड से पूछे जाते हैं। जितने भी हाईलाइट टॉपिक हैं उनसे पूछे गए हैं। इंश्योरेंस से पूछे गए हैं। फाइनेंशियल सर्विस, मोबाइल बैंकिंग एंड जैसे नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग से पूछा गया था कि RBI इनको प्रमोट करता है, आज के टाइम में बढ़ रही है, तो क्या ये असर्शन और रीजनिंग सही है, तो वो सही था, जैसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में मार्केटिंग मिक्स के साथ साथ उसके चैनल अप्रोचेस सब इम्पोर्टेंट है। जो उसकी कॉन्सेप्ट है वो भी अप्रोचेस, जैसे कि हमने पढ़ा था प्रोडक्ट है,
प्रोडक्शन है, सोसाइटल है, उनमें भी ऐसे पूछ लिया जाता है कि इसकी अजम्पशन क्या थी, या फिर ये कौन सी अप्रोच के अकॉर्डिंग है, कौन सा कॉन्सेप्ट जो है इसके अकॉर्डिंग बात करता है, वो हमें पता होना चाहिए। एंड प्रमोशन मेथड जैसे एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, इनकी जैसे एडा मॉडल है, एडवर्टीजमेंट को मेजरमेंट करने के लिए, या फिर इनके लिए कौन से मॉडल को यूज़ करते हैं, कौन सा शेड्यूल यूज़ करते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पर्सनल सेलिंग की एक प्रोसेस ही आई थी, वो भी ऐसे स्टेप वाइज आपको बतानी थी। एंड सेल्स प्रमोशन टूल्स, प्रमोशन मिक्स, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंज्यूमर बिहेवियर से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा गया है। सर्विस मार्केटिंग, ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, ये सब इम्पोर्टेंट है। सो लीगल आस्पेक्ट एक बहुत लेंथी यूनिट है बट ये इंटरेस्टिंग है वैसे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जैसे इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। एक तो जितने भी एसेंशियल एलिमेंट होते हैं किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उनमें से कौन सा एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन। एंड साथ ही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जैसे कि एसेंशियल एलिमेंट में से किसी एक का मिसिंग होना, एक या एक से ज़्यादा का मिसिंग होना, तो वो कैसा हो जाएगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूछा गया है। कंपनीज एक्ट्स में, इसमें तो बिल्कुल एक तो ये आर्टिकल ही पूछ लिए गए हैं, सेक्शन पूछ लिए गए हैं, वो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि डिटेल में जितना पढ़ ले उतना बेटर है। स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करेंगे तो डिटेल तक पढ़ पाएंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड सेक्शंस भी याद हो जाएंगे। एंड कंपटीशन एक्ट से भी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। आईटी एक्ट से भी पूछे गए हैं। आरटीआई से भी पूछा गया था। इंटेलेक्चुअल आईपीआर से भी, जीएसटी से तो पूछा ही गया है हर बार। एंड पेटेंट, ट्रेडमार्क, जैसे इनके ईयर्स, जो ट्रेडमार्क एक्ट कब था, पेटेंट एक्ट कब था, कॉपीराइट एक्ट, ये इन सभी के ईयर्स पता होने चाहिए। एंड इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में एक तो हर बार तो डेफिनेटली इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रीकल्चरल जो इनकम होती है वो कौन सी एग्जेम्प्टेड होती है, या फिर एग्रीकल्चर, एक तो एग्जेम्प्टेड इनकम पूछी जाती है, एग्रीकल्चरल इनकम से भी पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड क्लबिंग ऑफ इनकम, कई बार इसमें जैसे लास्ट ईयर पूछा गया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, जैसे हाउस प्रॉपर्टी से पूछा गया था। सिंपली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए तो इजीली आप निकाल सकते हो। बहुत हार्ड क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। सो ट्रांसफ़र प्राइसिंग से पूछा गया था। टैक्स प्लानिंग, ये बिल्कुल इजी है। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन एंड कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग, इनसे हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड मेक और बाय डिसीजन, ये भी इजी है बिल्कुल। एंड एक कौन सी फाइल जो है रिटर्न करनी पड़ती है, ITR-1 से है, सरल, सुगम, इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो ये सब इनकम टैक्स में इंपॉर्टेंट था। अब ऐसा तो एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि कौन सी जो है चीज़ एग्जाम में आएगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल चांस क्या होते हैं कि जो आपके रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, मोस्टली रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, उनका आइडिया आप कहाँ से ले सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन का आइडिया लेकर उन जो टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। एंड उनमें जितने भी ऑप्शंस बनते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि टैक्स अवॉइडेंस क्या है, एंड उसमें आपको 4 डेफिनेशन दी गई हैं, तो उसमें टैक्स इवेजन की भी है, टैक्स प्लानिंग की भी है, तो आपको एग्जैक्ट ये पता होना चाहिए टैक्स अवॉइडेंस क्या है, तो आप इजीली उसको मैच कर पाओगे। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती कि आपने जो है एग्जैक्ट आंसर वाला याद कर लिया, नहीं, जितने भी ऑप्शंस उसमें गिवन होते हैं वो एग्जैक्टली आपको पता होने चाहिए कि इनका आंसर क्या हो सकता था। क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि वही जो है क्वेश्चन में जो ऑप्शन गिवन होते हैं उनको शफल करके बाद में नेक्स्ट टाइम या कभी भी जो है क्वेश्चन बना के फिर उससे पूछ लिया जाए। सो जितने भी एग्ज़ाम में ऑप्शंस होते हैं या क्वेश्चन होते हैं उनसे खुद से ट्राई करो कि आप उनसे क्वेश्चन बना पाओ कि इससे और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो एनटीए का एग्ज़ाम आता है वो बिल्कुल ऐसा नहीं आता है कि 1 लाइनर क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आते सेकंड पेपर में, वो कुछ इस तरीके के आते हैं। कई सारे स्टेटमेंट गिवन होते हैं, एक बड़ा सा क्वेश्चन होता 2 नंबर का ही है, लेकिन अच्छी खासी स्टेटमेंट उसमें दी होती है और फिर आपको इनकरेक्ट या करेक्ट बताना होता है, सेशन रीजनिंग बतानी होती है। तो इस तरीके की इसलिए आपको क्या करना है कि जो ये है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा अच्छे से, आंसर को, ऑप्शंस को पढ़ा एंड खुद से ट्राई किया
कि उन ऑप्शन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी अच्छे से पढ़ो। एंड ये है कि जितनी ज़्यादा जो है आप अगर सेल्फ स्टडी से कर रहे हो तो सारी यूनिट्स को एक बार अच्छे से कवर करो, या ऐसा करो कि जैसे पहले आपने एक यूनिट कवर की, उसके आपने एमसीक्यू किए, और जब तक आपको ये लगता है कि आप एमसीक्यू बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी नहीं है, बहुत कम मार्क्स आप कर पा रहे हो, तो आप उस यूनिट को दोबारा करो। जिन टॉपिक्स में आपकी अभी भी कमी रह गई है, जो आपके वीक है, उनको और डिटेल में पढ़ो, चाहे गूगल से हेल्प लो, अपनी यूजी पीजी की बुक रेफ़र करो, या फिर आप यूट्यूब से हेल्प लो, किसी भी तरीके से लो, लेकिन आप जो है अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखो, कॉन्सेप्ट्स को माइंड में क्लियर रखो, एंड जो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं पढ़ने के साथ साथ उनको कॉपी पे नोट डाउन करते जाओ, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको इस बात का स्ट्रेस ना हो कि आप अब पढ़ोगे कहाँ से, इतना कुछ है पढ़ने को। बाद में ये नहीं होना चाहिए कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि इतना कुछ है पढ़ने को, अब पढ़ना क्या है। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बाद में पढ़ लेने हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। सो पहले से ही इस बात के लिए प्रिपेयर होके चलो कि आप पहले से ही अपने नोट्स को बनाना स्टार्ट कर दो। एंड जैसे ही आपकी 1 यूनिट कंप्लीट हुई, आपने उसके एमसीक्यू ट्राई किए, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, मॉक टेस्ट दो, उससे क्या होगा कि आपकी जो है स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिसमें 60 मिनट की टाइमिंग होती है, आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं 50 क्वेश्चन। एक तो इससे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, और दूसरा जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू ट्राई करते हो एक लिमिट टाइम पीरियड में, उससे क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम में स्ट्रेस में टाइम वेस्ट होने वाला है वो आप एडजस्ट कर पाओगे। क्योंकि सबको पता है कि जितना मर्जी हम चाहे पढ़ा हो, हमने कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना हो, एग्ज़ाम में जाके स्ट्रेस सबको होता है। सो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि मेरी खुद की स्ट्रेटजी ये है कि मैंने खुद बहुत ज़्यादा एमसीक्यू जो है ट्राई किए हैं, चाहे वो अनअकैडमी के मॉक टेस्ट हो, या फिर वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, या वो मॉक टेस्ट हो, कुछ भी हो, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई किया, और इतनी कोशिश की थी कि जितना ज़्यादा हो सके जल्दी से जल्दी हम आंसर कर पाएँ। एंड यही कोशिश आपको करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू सोल्व करो, और बहुत जल्दी से आप उसको रीड करके अच्छे से रीड करो, और बहुत जल्दी उसको आंसर कर पाओ। क्योंकि एग्ज़ाम में हमें अपने स्ट्रेस को भी एडजस्ट करना होता है, और वो स्ट्रेस जो है अगर हमारा हैवी हो जाता है तो हमारा टाइम जो है वो एग्ज़ाम में अगर 60 मिनट का टाइम है तो हम एक पेपर के लिए ज़्यादा ले लेते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। 60 मिनट अगर फर्स्ट पेपर के लिए लोड किए गए तो हम उसी टाइम पीरियड में अपना फर्स्ट पेपर कवर कर लें। एंड सेम स्ट्रेटजी पेपर 1 के लिए आप रख सकते हो कि टारगेट स्टडी करो, खुद के अपने चाहे कंफर्ट जोन को क्यों ना छोड़ना पड़े, अगर आपने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया है, आपको अपनी नींद सेक्रीफाइस क्यों ना करनी पड़े, करो, बट अपने टारगेट स्टडी को कंप्लीट करो। आपका जो एम है उसको अचीव करने के लिए आपको ये तो करना पड़ेगा। सो डू योर बेस्ट। आज की वीडियो में इतना ही। सो यही थी मेरी स्ट्रेटजी, एंड आई होप कि इससे आपको एक गाइडेंस इतनी मिली होगी कि आपको जो है किस तरीके से प्रिपेयर करना है। जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम किस लेवल का आता है, उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करो। क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो तो ये गाइडेंस नहीं किसी से मिली होती कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जाना है, या किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक्स है, कौन सा मैटर पढ़ना है, ये सब नहीं पता होता। इसकी वजह से हम बिल्कुल पॉइंट्स तक जाकर रह जाते हैं कि हमारा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता, जस्ट बिकॉज ऑफ एक कमी होती है गाइडेंस की। सो आई होप कि इससे आपकी हेल्प हुई होगी। सो थैंक यू सो मच। हैव अ ब्राइट फ्यूचर।